तो पीएस लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसमें दो चीजें आई थी, एक तो सैचुरेशन करंट और एक आई थी स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों? अब इसमें से जरा वी नॉट को और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एक बात बताओ कि जो वी नॉट है इट डिपेंड्स अपॉन के मैक्स। क्यों? नहीं है, जितना ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी ऑब्वियस सी बात है उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। और जो के मैक्स की वैल्यू थी वो ई माइनस डब्ल्यू थी, और ई का मतलब एच एफ माइनस डब्ल्यू, ये था। अब आप ये देखो कि एक मेटल के लिए फॉर वन गिवन मेटल एच एंड डब्ल्यू ये तो फिक्स थे ना। इसका मतलब फाइनली किस पे डिपेंड किया बताओ? एफ पे डिपेंड किया, बस हो गया। नहीं है, इसका मतलब डिपेंड्स अपॉन एफ, ये कह लो, बस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ाओगे, देखो ना, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ेगी, उससे के मैक्स बढ़ेगी, और उससे फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों? ये कह लो, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये आ गया। अब चलते हैं सैचुरेशन करंट। ये इस पे डिपेंड करेगा कि ना पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितने फोटॉन्स इंसिडेंट है। क्यों? नहीं है, डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट फोटॉन्स, इंसिडेंट फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको ना कभी कभी कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है इंटेंसिटी। मतलब वो ऐसे लग देते हैं कि सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? कभी कभी कुछ बुक्स में लिखा होता है कि सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ में बढ़ती है, बट ये अगर तुम देखोगे ना तो 100% करेक्ट नहीं है बेटा, नॉट 100% करेक्ट। अब रीजन बताता हूँ
क्या सुनो, एक्चुअल में जो इंटेंसिटी होती है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इंटेंसिटी को मैं 3 तरीके से इंक्रीज कर सकता हूं, कैन बी इंक्रीज्ड बाय 3 मेथड्स। अब वो देखो कैसे। हाँ, जैसे मान लो ये यूनिट एरिया है, और मैं यूनिट टाइम की बात कर रहा हूं। इसमें मान लो 2 फोटॉन्स गिर रहे हैं, और हर किसी की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एक तरीके से अगर तुम देखोगे तो जो इसकी इंटेंसिटी होगी ना, वो ये होगी ना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बताओ ये होगी कि नहीं होगी? समझ में आ गया? इसकी इंटेंसिटी ये हो गई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब मैं इसको डबल कर रहा हूं, तो मैंने तुमसे कहा ना 3 तरीके से कर सकता हूं मैं। देखो, एक तो उसी में मैं 2 ही फोटोन गिराऊं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गिरा दूं मान लो। बताओ डबल हो गई कि नहीं हो गई? पीएस बता। उतने ही एरिया उतने ही टाइम में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 फोटोन गिरा दिए, तो बता डबल नहीं हो गई? बता जो है, अब 16 हो गया ना, वही चीज 16 हो गई। दूसरा तरीका क्या है, उतने ही एरिया उतने ही टाइम में मैं 4 फोटोन गिराऊं, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच के। अब बता, अब भी डबल हो गया कि नहीं हो गया? पीएस बता बेटा जो है, ये हो गया। एक तरीका और है कि मैं 3 फोटोन गिराऊं, मतलब मुझे एक तरीके से जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको 16 करना है, ध्यान रखना, ये कह लो डबल करने के लिए 16 करना है, और हर किसी की एनर्जी 16/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। बता तीनों में इंटेंसिटी डबल हो गई या नहीं हो गई? बता तीनों में इंटेंसिटी डबल हुई कि नहीं हुई? बता जो है। यस, तीनों में इंटेंसिटी डबल हो गई ना बेटा जो है। अब सुन क्या है, इसको मैं कह रहा हूं मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3। अब तो ये देख कि मेथड 1 में सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इंटेंसिटी तो डबल हो गई है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो सेम रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? बता जो है, मेथड 1 में IS will not increase, will not increase, although intensity has increased।
और इसका रीजन क्या दोगे? बिकॉज number of photons incident per unit area per unit time, वो सेम रहा। समझ में आया या नहीं आया बेटा बता? समझ में आया? इंटेंसिटी बढ़ गई है लेकिन सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब एक चीज और देखो, मेथड 1 और मेथड 3 में एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ गई है। देखो मेथड 1 और मेथड 3 में एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ गई है, तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्यों? ये समझ में आ रहा है? मेथड 1 और मेथड 3 में एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज कर गई है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। कोई डाउट? ये तो क्लियर हो गया। अब सुन, मेथड 2 और मेथड 3 में नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ गए। देख मेथड 2 और मेथड 3 में नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ गए, तो इसका मतलब सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी। क्यों नहीं है? सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी। तो मेथड 2 और मेथड 3 में नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स ये इंक्रीज कर गए। क्यों? इसका मतलब सैचुरेशन करंट ये इंक्रीज कर जाएगी। ये रहा मतलब फाइनली अगर कंक्लूजन दूं तो देखो कंक्लूजन क्या रहा। V नॉट का क्या होगा? अगर E बढ़ेगा या F बढ़ेगा या लैम्डा कम होगा या Kmax बढ़ेगा, तो इन कंडीशंस में V नॉट बढ़ेगा। क्यों? समझ में आ गया बेटा? ये बता जो है, E बढ़ेगा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी या लैम्डा कम होगा तो, या Kmax बढ़ेगा तो V नॉट बढ़ेगा। और अगर मैं सैचुरेशन करंट की बात करूं तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अगर ये बढ़ेगा तो फिर सैचुरेशन करंट बढ़ेगी। या मैं कह दूं कि सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के साथ तब बढ़ती है जब वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने से बढ़ रही है इंटेंसिटी। बता, सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के साथ तब बढ़ती है जब इंटेंसिटी किस मेथड से बढ़ रही है? नंबर ऑफ फोटॉन्स के इंक्रीज होने से बढ़ रही है, ऐसे कह सकते हैं। मतलब फाइनली ये रहा कि saturation current increases with intensity if intensity is increased by increasing number of photons। बाकी वो सब तो यही है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये कंक्लूजन रहा, बस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ तब बढ़ेगी
जब इंटेंसिटी किस मेथड से बढ़ रही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंसिडेंट, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम अगर बढ़े। जैसे एग्जांपल देखना, मान लो इधर को करंट है आई और ये वी है, दो तुम्हें दे रखे हैं इससे, ये 1 है ये 2 है। किस केस में जरा बताना फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ज्यादा है, ये बता फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट किस में ज्यादा है बता। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी किस में ज्यादा है, नहीं 2 में ज्यादा है बेटा, N2 इज मोर। क्योंकि देख इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। ये -V01 है, ये -V02 है। माइनस से कंफ्यूज मत हो ना, तो नेगेटिव से कंफ्यूज मत हो, नेगेटिव तो पोलरिटी के लिए है, नेगेटिव तो केवल पोलरिटी के लिए है बेटा, जो है कि हमने पोलरिटी उल्टी कर दी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता, जो है नेगेटिव तो सिर्फ पोलरिटी के लिए और कुछ नहीं है। अदरवाइज तू देखेगा कि V02 वो ग्रेटर है V01 से, जो है इसका मतलब F2 ग्रेटर है F1 से। आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल में निगेटिव से कंफ्यूज मत हो ना, तू सोचेगा कि ये बड़ा है बेटा, जो है तू सोचेगा ये बड़ा है, नहीं एक्चुअल में V02 बड़ा है, जो है समझ में आया। दूसरा एग्जांपल देख, ये करंट है और ये V है, ये 1 है ये 2 है। अब के दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब बता इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसकी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब के किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, क्यों, इंटेंसिटी ऑफ 2 greater than intensity of 1 because saturation current of 2 greater than saturation current of 1। अच्छा आई से कंफ्यूज मत हो ना, आई मैंने कई बार करंट के लिए भी यूज किया हुआ है और कभी कभी मैं इंटेंसिटी के लिए भी यूज कर रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है। आई को हम कभी कभी करंट के लिए यूज कर रहे हैं, कभी कभी इंटेंसिटी के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो इंटेंसिटी के लिए यूज किया है मैंने। अब अगला क्वेश्चन बड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, बोथ डबल्ड। अब इसमें से ऑप्शन बताना। सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, सैचुरेशन करंट सेम रहेगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। बता इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है।
फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों तुमने डबल कर दी, तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, सैचुरेशन करंट सेम रहेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। बता कौन कौन सा सही है? इसमें ना एक तो ये सही है बेटा, हाँ, और ये भी सही है। भाई सिंपल सी बात है, ये तो मैंने बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, इतना तो कंफर्म है। लेकिन दूसरा ये है, पहला तो ये वो आ गया आंसर, अब दूसरा देख। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो जो इंटेंसिटी है वो वैसे ही डबल हो गई है, ऑलरेडी डबल, विदाउट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स। मतलब वो लाइन अगर मैं नहीं लिखता, जैसे फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बोथ डबल, अगर मैं ये वाली लाइन नहीं भी लिखता कि इंटेंसिटी डबल्ड, तो वो ऑब्वियस था कि जब आप फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो इंटेंसिटी तो वैसे ही डबल हो जाएगी। ये वाला केस था ना, जैसे ये मैंने ये वाला दिखाया था, देखो ये 4 वाला दिखाया था तुम्हें, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला था। अब मैंने इसको, ये वाला केस है बेटा ये जो है, अब मैंने 8 कर दिया। अब जरा बता, ये बता इसमें जो एनर्जी है वो डबल हो गई है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई होगी, इसका मतलब इंटेंसिटी डबल हो गई होगी। लेकिन जो फोटॉन्स के नंबर्स हैं, नंबर्स वो तो अनचेंज होंगे ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता ये वाले केस में क्या हुआ है बेटा जो है, ये बता इस वाले केस में एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डबल हो गई है। क्यों? एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डबल हो गई है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी डबल हो गई होगी, तो इंटेंसिटी भी डबल हो गई होगी। लेकिन जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो तो अनचेंज्ड है ना इसमें जो है, तो इसका मतलब सैचुरेशन करंट क्या रहेगी बता जो है, सैचुरेशन करंट सेम रहेगी। बस ये कहना, समझ में आया कि नहीं आया? बता, समझ में आया? ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे ना एक सोर्स ऑफ लाइट है और इस जगह पे ये आर है मान लो, इस जगह पे कोई एक मेटल रखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फोटॉन्स गिर रहे होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे होंगे ना। नहीं है? तो फिर यहाँ पे हम एक, तुम्हें ध्यान होगा, एक फोटो करंट का भी वो कर लेते हैं, फोटो करंट। इसका भी एक सेटअप लगा देते हैं। समझ में आ रहा है पीएस क्या है? ये एक सोर्स है और कहीं आगे चल के एक मेटल है हार्ड डिस्टेंस पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है और वहां पे मैंने एक फोटो करंट का सेटअप लगा दिया। अब ये जो सोर्स है ये एफ फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कर रहा है। अब सुनो, और इस जगह पे स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वी नॉट है और सैचुरेशन करंट आई एस है।
अब ये बताओ कि अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं, एट डिस्टेंस 2r, बता स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? बता बता। वी नॉट डैश कितना होगा बता। एट डिस्टेंस 2r अगर देखोगे तो वी नॉट डैश कितना होगा बता जो है। ये एक्चुअल में ना वी नॉट ही रहेगा, बिकॉज ऐप थोड़ी चेंज हो रहा है। अरे ऐप तो अनचेंज है ना बेटा, ये बता। बता याद आया कि नहीं आया? ये बता, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो थोड़ी चेंज हो रही है बेटा जो है, समझ में आ गया? तो ये तो वो रहेगा, लेकिन जो सेचुरेशन करंट होगी ये IS/4 हो जाएगी। बिकॉज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, ये प्रपोर्शनल टू 1/r² होता है। इसको वैसे मैं पहले भी प्रूव कर चुका हूं, लेकिन अगले एग्जाम्पल में भी प्रूव करूंगा। क्वेश्चन पहले समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता जो है। एक सोर्स ऑफ लाइट है, उससे r डिस्टेंस पे एक मेटल है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, और वहां पे मैंने एक फोटो करंट सेटअप लगा दिया, और उस जगह पे स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट और सैचुरेशन करंट IS है। अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। क्यों? बिकॉज फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सैचुरेशन करंट 1/4 हो जाएगी। और उसके पीछे मैंने रीजन दिया कि नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो 1/4 रह जाएंगे, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल टू 1 क्या होते हैं, r² होते हैं। और इसको हमने पहले भी किया था, और अब मैं अगले एग्जाम्पल में और करूंगा उसको, वो देख लो क्या है। एग्जाम्पल 5। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लेना। इसका कुछ पार्ट हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। ये एक पॉइंट सोर्स है और इसकी पावर P है, और ये जो वेव लाइट एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और इससे r डिस्टेंस पे है। एक मेटल स्पेयर भी रखा हुआ है, ध्यान रखना, ये मेटल स्पेयर है। और इसका वर्क फंक्शन W दे रखा है। और तुम्हें दे रखा है कि E की वैल्यू ग्रेटर देन W है। E का मतलब एक तरीके से HF, हाँ, HC/λ, ये ग्रेटर देन W है। इसका मतलब फोटो एमिशन हो रहा है, फोटो एमिशन।
taking place. और एक चीज तुम्हें और दे रखी होगी कि फोटो एमिशन एफिशिएंसी, फोटो एमिशन एफिशिएंसी वो कुछ ऐसे दी होती है 1 in 10⁶। और इसका मतलब ये होता है कि जब 10⁶ फोटॉन्स गिरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ में आ रहा है? बताओ जो है, फ्रॉम 10⁶ फोटॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। इसका ये मतलब होता है। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं है बेटा? बता। एक सोर्स है जिसकी पावर P है और वो जो लाइट एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और उससे r डिस्टेंस पे एक मेटल स्फीयर है। अच्छा, मेटल स्फीयर की तुम्हें रेडियस भी दे रखी होगी। r, और उसका जो वर्क फंक्शन है वो जो इंसिडेंट लाइट है उससे कम है। इसका मतलब फोटो एमिशन हो रहा है। और एक तुम्हें फोटो एमिशन एफिशिएंसी दे रखी है 1 × 10⁶, इस टाइप से दिया हुआ। इसका मतलब 10⁶ जब फोटॉन्स गिरेंगे तो फिर एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये होता है ना, कितने टाइम के बाद फोटो एमिशन रुक जाएगा, ये तुमसे पूछता है। आफ्टर हाउ मच टाइम फोटो एमिशन स्टॉप्स। तो पहले मैं कुछ पुराने वाले पार्ट रिपीट कर रहा हूँ, सुनते हुए चलना बेटा। अच्छा, एक चीज और भी देखो, इसमें तुम्हें साथ में ये भी दिया होगा आर वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, ये भी तुम्हें गिवन होगा। कुछ पुराने पार्ट थे, मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, E1 कह देता हूँ चलो। ये SC/λ1, क्यों PS, ये पुरानी बात हो चुकी है। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी हो जाएगी? SC/λ। उसके बाद एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इक्वल टू P जूल। ये भी क्लियर हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, इसको मैं N1 कह देता हूं। मान ले वो P/E1 होगा। पता, कोई डाउट? बता, कोई डाउट? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड कितने हो गए? P/E1 आ गया। ठीक है। अब एट डिस्टेंस आर, ये सब पहले हम कर चुके हैं, तेरे को याद होगा। एट डिस्टेंस आर, कैपिटल आर दिया हुआ है बाय द वे।
जो एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर है ना, नहीं होता 4 पाई आर स्क्वायर है। इतने एरिया में इंसिडेंट है, क्यों इतने एरिया में इंसिडेंट है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होगा फिर, अब क्यों इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको चलो मैं N2 कह देता हूं। वो जरा बताना N1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। और जरा देखना बेटा N2 की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये नहीं आ रही है। इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, जो अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था। बता, ये बता आ रही है कि नहीं आ रही है, बता जो है। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर ये तो बोला था कि नहीं बोला था जो है। ठीक, अब चलते हैं मेटल स्फीयर में। सुन, ये बता कि मेटल स्फीयर का ना ये वाला जो एरिया होगा, एक तरीके से प्रोजेक्टेड एरिया कह सकते हैं ना इसको, ये वाला एरिया, ये बता पाई आर स्क्वायर होगा ना। बता, प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बता जो है। तो इसका मतलब पर सेकंड इस स्फीयर में कितने फोटॉन्स गिरेंगे, बता जो है। एक बात बता कि पर सेकंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन मेटल स्फीयर। इसको मैं N3 कह दे रहा हूं। ये बताइए N2 इंटू पाई आर स्क्वायर नहीं होंगे, बता। ये क्या था जरा बता, फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम था। फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम था। उसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बता एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पर यूनिट टाइम ये आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बताओ जो है। तो इसका मतलब एक सेकंड में N3 फोटॉन्स गिरे, क्यों एक सेकंड में N3 फोटॉन्स गिरे। इसका मतलब इन 1 सेकंड इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, N4 कह दे रहा हूं। वो ये बता N3 अपॉन 10⁶ होंगे, बता। जब 10⁶ फोटॉन्स गिर रहे थे तब एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा था। तो इसका मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, बता जो है। N4 इक्वल टू कितना हो गया, N3 अपॉन 10⁶। इसका मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज आ गया, बता जो है। एक सेकंड में चार्ज कितना आ गया, वो आ गया -E इंटू N4। बता पीएस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बड़ी लंबी चेन है बेटा इसमें जो है। ये बता एक सेकंड में कितना चार्ज आ गया, बता -E इंटू N4 हो गया, माइनस नहीं सॉरी प्लस, प्लस होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है बेटा जो है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसका मतलब स्फीयर में कितना चार्ज आ गया, बता जो है, +E इंटू N4, ये हो गया।
इसका मतलब टी सेकंड में कितना चार्ज आ गया? En4 इंटू टी। इसका मतलब टी सेकंड में कितना पोटेंशियल आ गया? ये आ गया 1/4πε0 क्यूब अपॉन आर। बता क्लियर है या नहीं है? बता बेटा जी। टी सेकंड में कितना पोटेंशियल आ गया? v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर आ गया। अब जब ये पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा तो फिर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाता है। बस ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, व्हेन दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो उस केस में फिर जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है विल स्टॉप। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है कि 1/4πε0 Q/R को स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल रख देना। बस हो गया। 1/4πε0 Q/R को तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल रख देना और उसके बाद तुम T फाइंड कर लेना। बड़ी लंबी चेन है इसकी, ध्यान रखना बेटा। अच्छा, इसको थोड़ा और बता देता हूं, सुनो। अगर मान लो E 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और वर्क फंक्शन मान ले 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो जो K मैक्स की वैल्यू रही होगी वो E-W 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रही होगी। इसका मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो 6 वोल्ट होगा। बता समझ में आया या नहीं आया बेटा? बता। यस, बता बेटा जी कि अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E-W मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा बता जो है? 6 वोल्ट के इक्वल होगा। ये ठीक। अब इसमें केवल एक पॉइंट ये रह गया है, इसमें तुम जरा दिमाग लगाना। मैं नहीं बता रहा हूं, इसको तुम दिमाग लगाना। ये मैंने अभी नहीं बताया, ठीक है? यू थिंक कि ऐसा क्यों हुआ? एक बार सारे स्टेप्स दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन ले। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। हाँ, एक फोटोन की एनर्जी Sc/λ, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीएस बताते हुए चलना। एक फोटोन की एनर्जी Sc/λ, ये हो गया। एक सेकंड में जो एनर्जी रेडिएशन हुआ P जूल हुआ। इसका मतलब फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड वो P/E1 हो गए। अब R डिस्टेंस पे वो इतने एरिया पे गिर रहे हैं, ठीक है ना? R डिस्टेंस पे इतने एरिया पे गिर रहे हैं। इसका मतलब फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? 4πr² से भी डिवाइड कर देगा। और यहीं पे फिर मैंने एक प्रूव कर दिया कि ये वाली चीज 1 डिस्टेंस का स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल है। उसके बाद अब जो मेटल का प्रोजेक्टेड एरिया था वो πr² था। ये वाला एरिया πr² था। इसका मतलब मेटल में एक सेकंड में कितने फोटॉन्स गिरेंगे उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने। लेकिन
जब 10⁶ फोटॉन्स गिर रहे थे तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा था। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना एमिशन हुआ बताओ जो है। तुमने 10⁶ से उसको डिवाइड कर दिया, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा जो है। तो 1 सेकंड में प्लस ई से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब टी सेकंड में कितना चार्ज आएगा, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। और टी सेकंड में कितना पोटेंशियल आएगा, वो इसके इक्वल होगा। और मैंने तुमसे कहा कि जब मेटल का ये पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होगा तो फिर फर्दर एमिशन क्या होता है, रुक जाता है। तो बस हो गया, तुम इसको जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल रख देना, तो वहां से तुम्हें टाइम निकल जाएगा कि कब एमिशन रुक जाएगा। और एक चीज मैंने ये और बताई कि अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो इसका मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा। ये कर पीएस बता बेटा, इसमें कोई डाउट है? यहाँ तक जो भी पढ़ा है इसमें कोई डाउट है तो बता बेटा। नहीं है ना? तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे उसमें। इसके बाद चलते हैं डी ब्राउ वेवलेंथ। अगला टॉपिक है डी ब्राउ वेव एंड वेवलेंथ। सबसे पहली बात, इसको हम लोग ना मैटर वेव भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मैटर वेव। दूसरी बात, कोई भी अगर मान लो पार्टिकल है और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है, तो इससे एसोसिएटेड ना एक वेव होती है बेटा जो है। कोई भी मैटर, कोई भी पार्टिकल, अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है तो फिर उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है, और उस वेव को हम लोग कह देते हैं मैटर वेव। ये समझ में आया बेटा कि कोई भी पार्टिकल जिसमें काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है, और उसको हम क्या बोल देते हैं, मैटर वेव। और इसकी वेवलेंथ ऑब्वियस सी बात है डी ब्राउ वेवलेंथ कहलाएगी। वेवलेंथ ऑफ दिस, इसको हम कह देते हैं कॉल्ड डी ब्राउ वेवलेंथ। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो सीधे सीधे H/P होता है।
ये मेन है कर। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, जो देखो, तुम्हें याद है मैंने फोटोन में P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा लिया था। याद है फोटोन के लिए तुम्हें याद होगा मैंने P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा लिया था। तो इसका मतलब लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। और अभी मैंने पार्टिकल के लिए भी लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी लिखा है। समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है बता? यस, फोटोन के लिए भी लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है और पार्टिकल के लिए भी एच अपॉन पी होता है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला कॉमन है दोनों के लिए। ये फॉर्मूला कॉमन है दोनों के लिए फॉर फोटोन और पार्टिकल। लेकिन फिर इसके बाद रास्ते दोनों के अलग अलग हो जाते हैं बेटा जो है। बस केवल यहीं तक फॉर्मूला कॉमन है, ध्यान रखना। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी तक फॉर्मूला कॉमन है, उसके बाद फिर रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, बिकॉज पी के एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग आते हैं। अब जैसे देख बताता हूँ जो है, फोर्थ पी फिर अलग अलग आ जाएगा। अगर मैं फोटोन की बात करूंगा तो वो ई बाई सी के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं पार्टिकल की बात करूंगा तो फिर वो एम वी होगा या रूट टू के एम होगा या रूट टू क्यू वी एम। याद आ रहा है पहले, नहीं आ रहा बता? यस, बता बेटा, मैग्नेटिक्स में भी इस टाइप का आया था। ये बता याद आ रहा है कि नहीं आ रहा जो है? लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी वाला जो फॉर्मूला है वो दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो फोटोन हो या फिर पार्टिकल हो। लेकिन फिर उसके बाद डिफरेंट हो जाता है पी में, बिकॉज डिफरेंट आ जाता है। फोटोन के लिए जो पी हम लिखते हैं वो ई बाई सी लिखते हैं, और पार्टिकल के लिए जो हम पी लिखते हैं वो फिर एम वी हो गया, रूट टू के एम आ गया, या रूट टू क्यू वी एम, इस टाइप का आ गया। तो यहां से मतलब एक एग्जाम्पल ये निकला कि अगर एक फोटोन है और एक पार्टिकल है, अगर उनका मोमेंटम सेम है तो फिर उनकी वेवलेंथ सेम होगी। लेकिन अगर उनकी एनर्जी सेम है तो फिर लैम्डा डिफरेंट होगी। एनर्जी का मेरा क्या कहने का मतलब है, देखो जैसे फोटोन के केस में मैंने उसको ई लिखा हुआ है और पार्टिकल के केस में मैंने उसको के लिखा हुआ है। पीयूष, बता समझ में आया कि नहीं आया बेटा बता? कि अगर एक फोटोन है और एक पार्टिकल है, ठीक है ना, अगर एक फोटोन है और एक पार्टिकल है, उसका अगर मोमेंटम सेम है तो फिर डेफिनेट है कि उसकी वेवलेंथ सेम होगी। लेकिन अगर उनकी एनर्जी सेम है तो फिर तुम ये नहीं कह सकते कि वेवलेंथ सेम होगी, फिर वेवलेंथ क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक, अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। अब एनीवे फिर हम पार्टिकल पे आ गए। पार्टिकल के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी।
या मैं इसको लिख सकता हूँ H/mv, या मैं लिख सकता हूँ H/√2km। मैग्नेटिक्स में भी इस टाइप के फॉर्मूले आए थे, याद रखना। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H/√2 QVm। तो ये एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला बन गया, बस हो गया, जैसे मैग्नेटिक्स में आता था उसी टाइप का एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। क्या, ये ध्यान रखना पार्टिकल के लिए। अब चलते हैं 6 पॉइंट। अब मेरे ख्याल से तुम जानते हो ना, H की वैल्यू बहुत छोटी आती है बेटा जो है। तो उससे फिर जो नॉर्मल पार्टिकल की वेवलेंथ आएगी ना, वो भी काफी छोटी आएगी। मतलब नेग्लिजिबल होती है कह लो जो है। H की वैल्यू तुम जानते होगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ऐसा यूनिट कुछ इस टाइप की आती है। जैसे अगर तुम और हम चल रहे हैं मान लो, तो हमसे एसोसिएटेड भी एक वेव होगी, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ होगी वो नेग्लिजिबल होगी, बिकॉज H की वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो फिर इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा सा जो वेवलेंथ होती है वो थोड़ा सिग्निफिकेंट आ जाती है, और वो पूछी जाती है। मतलब लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सिग्निफिकेंट आ जाती है। और ये फिर पूछी जाती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल जो डेली लाइफ पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए जो लैम्डा आती है वो नेग्लिजिबल आती है, बिकॉज H की वैल्यू काफ़ी छोटी आती है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो फिर इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत कम होता है, तो उसके लिए जो वेवलेंथ आती है, उससे एसोसिएटेड जो वेव आती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो थोड़ा सिग्निफिकेंट होती है, वो तुम्हें पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर 7, वो लेकिन केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान रखना। फॉर एन इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इक्वल टू H/रूट। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ तो रहा था ना, लेकिन ये तो चल तो रहा है ना, बीच में तो ये नहीं है ना बेटा जो है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, H/√2 QV इंटू एम। ये हुआ ना, क्यों? अब सुन, इसमें से H2Q और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो फिक्स है ना। ये बताइए फिक्स है कि नहीं, बता जो है। H2Q और M ये तो फिक्स है। अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स में क्या होगा, अगर तू देखेगा तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में
वी डिफरेंट होगा ना, बस हो गया। नहीं होगा, अलग अलग प्रॉब्लम्स में अगर तू देखेगा तो वी डिफरेंट आएगा। तो फिर ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद ना इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, वो सुन ले क्या है। और शॉर्टकट फॉर्मूला ये आ जाता है कि लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 150 अपॉन वी इन वोल्ट्स। लेकिन इसी को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। एक बात बता कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर 10 वोल्ट से एक्सीलरेट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है ना। बता पीएस। हाँ, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है ना। तो इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता, देख, √10 अपॉन 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बता दोनों सेम है कि नहीं है, बता। बता ये दोनों तेरे को लग रहा है कि सिमिलर लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा, बता जो है। ये हो गया। तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। लेकिन ये केवल किसके लिए है? फॉर इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना। हर पार्टिकल के लिए नहीं लगाओगे इसको जो है, क्योंकि मैंने जो मास रखा है वो इलेक्ट्रॉन का रखा है एंड सो ऑन कह लो। वो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब सुनो। एर्थ, अगर मान लो ये रेस्ट पे है और ये सडनली एक्सप्लोड कर जाता है दो अलग अलग पार्ट्स में, एक बात बता, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम सेम आता है कि नहीं आता है, बता। ये बता, अगर ये P1 है, ये P2 है, तो P1 इक्वल टू P2 आता है कि नहीं आता है, बता जो है। P1 इक्वल टू P2 आता है। इसका मतलब λ1 इक्वल टू λ2 भी आएगा, फिर पता। समझ में आया कि नहीं आया? पीएस, अगर एक पार्टिकल मान ले दो में एक्सप्लोड कर जाए तो दोनों के मोमेंटम क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो इसका मतलब उनकी वेवलेंथ भी क्या होगी? सेम होगी। क्यों? बिकॉज लेमडा का फॉर्मूला क्या था? एच अपॉन पी के इक्वल था। 9th पॉइंट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे, एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो तेरे को याद है उसकी स्पीड अनचेंज रहती है बेटा, ये बता। बता, ये बता, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान ले मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो उसकी जो स्पीड होती है वो अनचेंज होती है। और अभी मैंने लेमडा का फॉर्मूला दिया, एच अपॉन एम वी भी दिया। तो अगर उसकी स्पीड अनचेंज्ड है तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ भी अनचेंज होगी या नहीं होगी, बता। यस, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बता जो है। कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी स्पीड क्या रहती है? अनचेंज रहती है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है उसकी वेवलेंथ भी क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक बट आता है।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करे तो स्पीड चेंज हो जाएगी ना, नहीं होता? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करे तब स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी, बता जो है। सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड speed will change, therefore wavelength will change। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या है। और एक लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद प्रॉब्लम्स करते हैं। बोर ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। इसमें जो सरकमफेरेंस आती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। सरकमफेरेंस ऑफ nth ऑर्बिट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। nth ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस होती है वो होती है n टाइम्स डी ब्राउ वेवलेंथ of electron in that orbit। एक बार रिजल्ट को अच्छी तरीके से देख ले बेटा, क्या लिखा है मैंने रिजल्ट। बोर मॉडल में nth ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस होती है, ठीक है ना, nth ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी टाइम्स होती है? n टाइम्स उस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी डी ब्राउग वेवलेंथ उसके इक्वल होती है, ये कह लीजिए। इसको थोड़ा प्रूव करके बता देता हूं कैसे। देखो, ये बता, nth ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता था mvr, वो NH/2π होता था। बता, पीयूष बता, ये होता था ना, L इक्वल टू इतना होता था। अब जरा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना बेटा, जो है 2πr इक्वल टू n टाइम्स h/mv। जरा चेक करना, ये बना। देख, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख, ये बना कि नहीं बना, बता जो है। ये आ गया। अब इसमें से देख 2πr क्या बनी? सरकमफ्रेंस और जरा देखना h/mv क्या बना, ये बताना। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, ये बना कि नहीं बना, बता जो है। ये हो गया बस। तो ये हमारी थ्योरी हो गई कंप्लीट। अब एग्जाम्पल करते हैं, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन ले। कोई भी मैटर या पार्टिकल जिसमें काइनेटिक एनर्जी है या मोमेंटम है, उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है, उसको हम मैटर वेव कहते हैं, और उसकी वेवलेंथ को हम डी ब्राउ वेवलेंथ कह देते हैं। और इस वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/p। लेकिन यही फॉर्मूला फोटोन के लिए भी होता है। इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू h/p पार्टिकल के लिए और फोटोन के लिए वो सेम है। मींस एक फोटोन का और एक पार्टिकल का अगर मोमेंटम सेम है तो फिर वेवलेंथ सेम होगी।
लेकिन इसके आगे फॉर्मूला अलग हो जाता है फिर, क्योंकि जो फोटोन का पी होता है वो E/c के इक्वल होता है, और पार्टिकल का जो पी होता है वो mv होता है, √2kmv होता है, √2qvmv होता है, तो उसमें फिर अलग हो गया। इसका मतलब अगर एक पार्टिकल और एक फोटोन की एनर्जी अगर सेम है तो फिर वेवलेंथ सेम नहीं होगी। उसके बाद मैंने तुमसे कहा था कि h की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो जो नॉर्मल पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए जो वेवलेंथ आती है वो नेग्लिजिबल आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत कम आता है, तो उसमें थोड़ा सिग्निफिकेंट आ जाती है, और उसमें फिर पूछा जाता है कैलोरी। इलेक्ट्रॉन में तुमसे वेवलेंथ पूछेगा जो है। अब मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए फिर फॉर्मूला लिखा लैम्डा इक्वल टू h/√2qvm। अब इसमें से h फिक्स है, 2 फिक्स है, q फिक्स है और m फिक्स है। अलग अलग प्रॉब्लम्स में v वेरी करेगा, तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला आता है लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू √h/v इन वोल्ट्स। लेकिन साथ में मैंने तुमसे ये भी कहा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को तुम 10 वोल्ट से एक्सीलेट करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लैम्डा इक्वल टू √h/ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, बेटा ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर मैंने कुछ रिजल्ट दिए थे कि अगर मान लो एक पार्टिकल दो में एक्सप्लोड कर जाए तो दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो वेवलेंथ सेम होगी। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वेवलेंथ में चेंज आ जाएगा, चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करे तो फिर स्पीड चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। और एक लास्ट मैंने तुम्हें बताया कि बोर ऑर्बिट में क्या होता है कि nth ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस होती है वो n टाइम्स उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो भी डी ब्राउ वेव बनेगी उसकी वेवलेंथ के इक्वल होती है। ये तो पीएस बता, कोई डाउट है? यस बता बेटा, कोई भी डाउट है? जो किया हमने जो है, नहीं है ना? ठीक, अब एक काम करते हैं, फिर प्रॉब्लम को चलो कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2-3 ही मिनट रह गए। अब मैं इसको डाल देता हूँ टू बी कंटिन्यूड की कैटेगरी। प्रॉब्लम कल कर लेंगे पूरा, लेकिन पढ़ के आना है इसको पूरे का पूरा, डी ब्राउ वाला पूरा पढ़ के आना है। ठीक, ओके, बाय एंड थैंक यू।